Hello students, welcome back to another session of economics chapter money and credit. So students, in the last video we have already studied about various forms of currencies. Now we are going to learn about different credit situations. Now students, what do you mean by credit? Credit का मतलब अगर simple language में मैं बताऊं तो वो होता है लोन. तो क्रेडिट मतलब इट इज एन अग्रीमेंट जहां पर लेंडर मतलब जो पैसे दे रहा है वो पैसे किसको देता है, वो बोरोवर मतलब जो पैसे ले रहा है. सो लेंडर एंड बोरोवर के बीच में एक अग्रीमेंट होता है एंड वो अग्रीमेंट स्टूडेंट्स साइन किया जाता है, दो लोगों के बीच में होता है. एंड बोरोवर क्या करता है, प्रॉमिस करता है कि फ्यूचर डेट पे मैं क्या करूंगा, आपको पेमेंट रिटर्न कर दूंगा. सो बोरोवर लेंडर से पैसे लेता है या सर्विस या गुड्स लेता है एंड फ्यूचर डेट पे उसे रीपे करने का प्रॉमिस करता है. तो इट्स नथिंग बट क्रेडिट. जैसे आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, आज आप क्या करता है, कंपनी जो है वो आपको क्या करती है, बेनिफिट देती है कि आप आज शॉपिंग करो, 1 मंथ के बाद उसे रीपे करो. तो अगर आपके पास आज पैसे नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड से आप क्या कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो एंड नेक्स्ट मंथ वापस आप पे कर सकते हो. तो इसे हम क्रेडिट बोलते हैं. Large number of transactions in our day-to-day activities involve credit in some form or other. Credit refers to an agreement in which lender supplies the borrower. Lender मतलब जो पैसे देता है, lend करता है. Borrower मतलब जो borrow करता है. तो lender supply करता है borrower को या तो पैसा या तो goods या तो services in return for the promise of future payment. Let us see how credit works through the following examples. अब हम देखेंगे क्रेडिट क्या रोल प्ले करता है एक पर्सन की लाइफ में. आपको पता होगा स्टूडेंट्स, लोग क्रेडिट लेते हैं लेकिन फिर उसे पे नहीं कर पाते, बिकॉज क्रेडिट जब किसी से उधारी लेते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो पर्सन उसे पे करना पड़ता है. तो कभी कभार ऐसा सिचुएशन होता है कि क्रेडिट लिया जाता है बट उसका इंटरेस्ट रेट इतना हाई होता है कि वो पर्सन डेप्ट में चले जाता है, वो ना वो इंटरेस्ट पे कर पाता है एंड ना ही वो लोन रीपे कर पाता है. सो ये सिचुएशन में नेगेटिव रोल प्ले करता है क्रेडिट. बट हम पहले पॉजिटिव देखेंगे, फेस्टिवल सीजन. अब यहाँ पर स्टूडेंट सलीम की बात की है. सलीम एक शू मैन्युफैक्चरर है. अब वो सलीम को ऑर्डर मिला एक लार्ज ट्रेडर से. क्या था ऑर्डर स्टूडेंट्स, 3000 पेयर ऑफ शूज 1 मंथ में डिलीवर करने हैं. तो इसकी तो लॉटरी लग गई सलीम की. 3000 पेयर ऑफ शूज मतलब सोचो, 1 महीने का टाइम दिया है लेकिन ये उसको कंप्लीट करना है. अब ये प्रोडक्शन टाइम पे कंप्लीट हो इसलिए उसने क्या किया, कुछ वर्कर्स को हायर किया. वर्कर्स को हायर करके स्टिचिंग पेस्टिंग वर्क के लिए उन्हें हायर किया. उन्होंने क्या किया, उससे पेमेंट भी दे दिया. इससे उसका काम भी नहीं अटका एंड उसे पेमेंट देना था लेकिन उसने दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसे. फिर शूज बनाने के लिए लेदर की जरूरत पड़ती है, सो रॉ मटेरियल. अब रॉ मटेरियल के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो उसने दो जगह से स्टूडेंट्स लोन ली. पहला, लेदर सप्लायर को बोला कि तू अभी मुझे लेदर दे, मैं फ्यूचर में मतलब मैं थोड़े टाइम में तुझे पैसे दे दूंगा. एंड सेकेंड उसने क्या किया स्टूडेंट्स, वो जो ट्रेडर है जिसने ऑर्डर दिया है उसके पास से एडवांस लिया कि भाई 3000 शूज का ऑर्डर है, पेयर्स ऑफ शूज का, तो उसमें से 1000 पेयर ऑफ शूज का मुझे ऑर्डर का एडवांस पेमेंट दे. तो 1000 का भी अगर पकड़े तो उसके पास बहुत अच्छा अमाउंट हो गया, एडवांस में उसे अमाउंट मिला. तो वो एडवांस से उसने क्या किया, लोगों को हायर किया स्टिचिंग एंड पेस्टिंग वर्क के लिए. फिर जब उसका काम अच्छे से हो गया तो उसने क्या किया, 1 मंथ में 3000 पेयर ऑफ शूज डिलीवर कर दिए एंड साथ में उसने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया. तो उसने क्या किया था स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहले उसने लेदर सप्लायर से क्रेडिट लिया. उसने बोला कि तू लेदर सप्लाई कर, जैसे पेमेंट आएगा वैसे मैं तुम्हें दे दूंगा. एंड सेकेंड उसने एडवांस लिया. सो यहाँ पर क्रेडिट ने सलीम के लिए बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले किया. अब स्टूडेंट्स एक नेगेटिव एग्जांपल देखते हैं, स्वप्ना का प्रॉब्लम, स्वप्ना's प्रॉब्लम. अब स्वप्ना जो है स्टूडेंट्स एक स्मॉल फार्मर है जो अपने 3 एकर्स ऑफ लैंड पे ग्राउंडनट ग्रो करती है. 3 एकर्स मतलब ज्यादा नहीं हुआ स्टूडेंट्स, बहुत कम है. उसने क्या किया स्टूडेंट्स, मनी लेंडर से लोन लिया. क्यों, बिकॉज उसके पास पैसे नहीं थे, उसे कुछ कल्टीवेट करना था. तो पैसे नहीं है तो कल्टीवेट क्या करेंगे, आज मनी रिक्वायर्ड है सीड्स खरीदने के लिए,
फिर आप देखोगे आपको वाटर इरिगेशन के लिए पानी के लिए पैसे रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, मनी रिक्वायरमेंट है। तो इसके पास तो पैसे है नहीं स्वप्ना के पास, तो उसने क्या किया स्टूडेंट्स, एक मनी लेंडर से उधारी ली, जिसे हम बोलते हैं लोन लेना। फिर क्या हुआ स्टूडेंट, जब उसने लोन ले लिया एंड क्रॉप्स कल्टीवेट किया, बट उसका नसीब इतना खराब कि वो टाइम पे क्रॉप जो है इट वॉज हिट बाय पेस्ट एंड क्रॉप्स फेल्ड। मतलब जो कीड़े होते हैं उन्होंने पूरे क्रॉप्स को खा गए एंड पूरी तरीके से उनका जो प्रोडक्शन था वो फेल हो गया। अब बेचारी ने लोन लिया था, उसे वो भी रिपे करना था। उसने सोचा कि ये कल्टीवेशन अच्छा हो जाएगा तो लोन भी चुका देगी एंड प्रॉफिट भी कमाएगी। बट यहाँ पर तो सिचुएशन वर्स्ट हो गई। दो सपना स्प्रेज her crops with expensive pesticides, it makes little difference. अगर वो पेस्टिसाइड्स यूज करेगी, सारी चीजें यूज करेगी, तो भी इतना अच्छा कल्टीवेशन नहीं होगा कि वो क्या कर सके, मनी लेंडर को पैसा रिटर्न कर सके एंड प्रॉफिट कमा सके। So it is not possible. So she is unable to repay the money lender and the debt grows over the year in a large amount. तो वो नहीं पे कर पाई, तो हर मंथली इंटरेस्ट लगता है। तो इंटरेस्ट लग लग के स्टूडेंट्स ईयरली इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया एंड उसने जो अमाउंट लिया था उसके पास से वो तो ऐसे का ऐसा ही उसे पे करना है। सो प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब अगर समझो उसने बोल सकते हो कि 20,000 का लोन लिया, तो 20,000 पे अगर 20% इंटरेस्ट भी लगा है तो कितना ज्यादा होता है। सो दैट इज 30,000, 40,000 इंटरेस्ट पे कर रही थी एंड 20,000 तो ऑलरेडी उसने प्रिंसिपल अमाउंट लिया था। तो नेक्स्ट ईयर स्वप्ना ने क्या सोचा कि वापस मैं एक लोन लेती हूँ कल्टीवेशन के लिए। अब वापस उसने दूसरे मनी लेंडर से लोन लिया। it is a normal crop this year, but the earnings are not enough to cover the old loan. अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, वो लोन में ही थी, वो डेप्ट में थी। उसने नेक्स्ट ईयर कल्टीवेशन किया, लेकिन वो कल्टीवेशन में से क्रॉप्स भी हुए, लेकिन यहाँ पर वो ओल्ड लोन को कवर कर सके इतना प्रोडक्शन नहीं हुआ। तो शी इज कॉट इन डेप्ट। डेप्ट मतलब कर्जा। अब उसे क्या करना पड़ा, वो मनी लेंडर को एक अपनी लैंड का हिस्सा दे देना पड़ा। क्लियर। सो उसने अपने लैंड का जो छोटा सा पार्ट है वो उसने बेच दिया एंड फिर डेप्ट को क्लियर किया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्वप्ना के लिए बोल सकते हो कि लोन लेना क्या बन गया, एक नेगेटिव थॉट बन गया यहाँ पर। इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड फॉर क्रॉप इज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। तो रूरल एरियाज की बात करें तो मेन क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स, आप देखोगे क्रॉप प्रोडक्शन। वहां का सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी एग्रीकल्चर। So production involves considerable cost on seeds, fertilizers, pesticides, water, electricity, repair of equipment, etc. तो अब स्टूडेंट एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में हमें लगता है कि कुछ खर्चा नहीं है, बट यही प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। There is minimum stretch of 3 to 4 months between the time when farmers buy these inputs and they sell the crop. Farmer usually take crop loan at beginning of the season and repay the loan after harvest. So farmers क्या करते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, so crop जब वो स्टार्ट करते हैं ग्रो करना, सीजन के स्टार्ट में वो लोन लेते हैं, क्रॉप ग्रो करते हैं एंड फिर हार्वेस्ट हो जाता है, मतलब जब ग्रो हो जाते हैं तो उसे मार्केट में बेच देते हैं एंड लोन को रीपे करते हैं। In Swapna's case, the failure of crop made loan repayments impossible. स्वप्ना के केस में क्या हुआ स्टूडेंट्स, लोन रीपे करना इम्पॉसिबल था बिकॉज उसका कल्टीवेशन ही फ्लॉप हो चुका था। सो उसे क्या करना पड़ा, लैंड को, दैट इज मनी लेंडर को रीपे करने के लिए अपना लैंड का पार्ट बेच देना पड़ा। क्रेडिट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग स्वप्ना इम्प्रूव हर अर्निंग्स लेफ्ट हर वर्स ऑफ। तो स्वप्ना को यहाँ पर क्रेडिट ने क्या कर दिया, दगा दे दिया, उसकी कंडीशंस और वर्स्ट कर दी। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड एज डेब्ट ट्रैप। तो इसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स कि आप अगर कर्जा नहीं भर पाते तो आप दूसरा लोन लेते हो, वो भी नहीं भर पाते, तीसरा लेते हो तो आप डेब्ट ट्रैप में फंसते जा रहे हो। क्रेडिट इन दिस केस pushes the borrower into a situation from which recovery is very painful। मतलब बोल सकते हो कि क्रेडिट क्या करता है, ऐसी सिचुएशन में बोरोवर को और अंदर डाल देता है जहां से बाहर निकलना बहुत ही पेनफुल होता है।
अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट। नाउ टर्म्स ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि कौन से टर्म्स पे आपको पैसे मिलेंगे। आज अगर मैं आपको लोन दे रही हूँ तो मैं डायरेक्टली आपको ऐसे ही थोड़ी पैसे दे दूंगी, मैं आपको कुछ तो यहाँ पर एज अ प्रूफ रखने बोलूंगी, एज अ कोलैटरल रखने बोलूंगी। सो व्हाट इज कोलैटरल स्टूडेंट? इट इज एन असेट, मतलब आपका एक बोल सकते हो इन्वेस्टमेंट और असेट। असेट मतलब आज आप कुछ भी ओन करते हो, आपका घर असेट है, आपकी कार असेट है, आपका गोल्ड असेट है, बराबर। तो यहाँ पर कोलैटरल क्या है स्टूडेंट्स? इट इज एन असेट जो बोरोवर का होता है। जैसे कि आपका एग्जांपल ले, आप लोन ले रहे हो मुझसे, तो मैंने बोला कि भाई तू कुछ क्या कर, तू कोलैटरल तो रख, कि कल उठ के तू मेरे पैसे लेके भाग गए तो मैं तुम्हें कहाँ पकड़ने आऊंगी। लेकिन मैं तुमको 5 लाख दे रही हूँ तो आप 5 लाख का गोल्ड रखो यहाँ पर। तो आपने क्या किया, 5 लाख का गोल्ड एज अ कोलैटरल रखा, ताकि मैंने क्या किया, मैंने आप पे विश्वास किया एंड आपको 5 लाख रुपीज दिए। सो इन फ्यूचर अगर आप मुझे 5 लाख नहीं दे पाए तो मेरे पास राइट्स रहेंगे कि मैं आपने जो मुझे गोल्ड दिया है विच इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ 5 लाख, मैं उसे बेच के मेरा पैसा रिकवर कर दूंगी। तो कोलैटरल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के ट्रांजैक्शंस में। So it is an asset that the borrower owns, such as land, building, vehicle, deposits with bank, and uses this as a guarantee to the lender until the loan is repaid. And यही क्या है, ये गारंटी के टर्म्स पे है कोलैटरल, कि भाई ये लो गारंटी, आपने मुझे क्या दिया, ये लो मैडम गारंटी लो कि भाई मैं लोन रीपे नहीं करूंगा तब तक ये कोलैटरल आपका रहा। If the borrower fails to repay the loan, the lender has the right to sell the asset or collateral. अगर आप मुझे नहीं दे पाए 5 लाख रुपीज तो मेरे पास राइट है, बिकॉज मैंने लेंड किया है आपको पैसा, तो आई हैव द राइट टू सेल दैट असेट और कोलैटरल एंड मैं पैसे आप मेरे पास ले लूंगी। Property such as land titles, deposits with banks, and livestock are some examples of collateral used for borrowing. So students, हमने ये देख लिया कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है। नाउ टर्म्स ऑफ क्रेडिट अगर स्टूडेंट्स आपको पूछा तो अगर आप कहीं बैंक में जा रहे हो तो बैंक में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। आप लोन लेने चाहते हो, दैट इज नथिंग बट क्रेडिट। सो आप अगर बैंक में जा रहे हो, बोल रहे हो मुझे लोन अप्लाई करना है 15 लाख का या 10 लाख का, तो उन लोग आपसे आपको ऐसे ही थोड़ी दे देंगे बैंक वाले, तो वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। दैट इज नथिंग बट रेफर टू एज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। पहला, इंटरेस्ट रेट बताएंगे कि अगर आप 10 लाख रुपीज का लोन ले रहे हो तो उस पे 15% इंटरेस्ट आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो हर मंथ आपको इंटरेस्ट पे करना होता है उतना, तो वो इंटरेस्ट रेट 15% ऐसे लिखा हुआ होता है। फिर कोलैटरल, कि भाई आप आपका सैलरी स्लिप बताओ, आपका घर का पेपर्स रखो यहाँ पर, जो भी वर्थ है, आप अगर 10 लाख का लोन ले रहे हो तो 10 लाख का कोलैटरल वहां पर आपको रखना पड़ेगा। फिर डॉक्यूमेंटेशन, क्या आपका घर पे आपके घर आपका नाम पे आपका घर है, कौन से असेट्स है, कहाँ रहते हो, एड्रेस प्रूफ एक्सेट्रा। एंड मोड ऑफ रीपेमेंट, कि आप रीपे कैसे करोगे ये लोन, तो ये सारी चीजों को क्या बोलते हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो इंटरेस्ट लोन, इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ रीपेमेंट, ये 4 चीज टर्म्स ऑफ क्रेडिट बोली जाती है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लेंडर एंड बोरोवर, कि भाई कोई मनी लेंडर बहुत अच्छा है, अगर रूरल एरियाज में यूजुअली बैंक लोन नहीं देती, लेकिन मनी लेंडर्स वहां पर रूल करते हैं, बिकॉज पीपल के पास कोलैटरल नहीं होता तो बैंक उन्हें रिजेक्ट कर देती है। लेकिन मनी लेंडर क्या है, मनी लेंडर कोलैटरल के बिना ही पैसे देते हैं ताकि वो बेचारे बोरोवर्स को फंसा सके। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मनी लेंडर को अगर बोरोवर पैसे भी देता है ना, तो मनी लेंडर बोलता है कि नहीं नहीं तुमने मुझे पैसे ही नहीं दिए, एंड उसको और फंसाता है। इसलिए वहां पर मनी लेंडर्स रूल करते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लेंडर एंड बोरोवर। अगर कोई लेंडर अच्छा है तो बोरोवर का नसीब अच्छा, लेंडर बुरा है तो बोरोवर बेचारा और डेब्ट ट्रैप में चला जाता है। तो हम क्रेडिट अरेंजमेंट्स देखेंगे स्टूडेंट्स अभी। ये सारे आप रीड कर सकते हो, इट इज नथिंग बट आर्टिकल्स है, लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स एक्सेट्रा, ये लोन्स के बारे में ही है। अब स्टूडेंट्स हम ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट
टॉपिक जो है इसका वो स्टडी करेंगे, दैट इज फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट इन इंडिया एंड इनफॉर्मल सेक्टर। तो ये स्टूडेंट्स बहुत इजी है। फॉर्मल सेक्टर का मतलब क्या होता है हम देखेंगे, जो ऑफिशियल है, फॉर्मल, जैसे कि बैंक है, कोऑपरेटिव्स है, ये फॉर्मल सोर्सेज हुए। मतलब यहाँ पर अगर आप लोन लेने जा रहे हो तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आपको फॉर्मेलिटीज माननी पड़ती है, फॉलो करना पड़ता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्लियर। लेकिन इनफॉर्मल मतलब मनी लेंडर्स है, रिलेटिव्स है, एम्प्लॉयर्स है, ट्रेडर्स है, आज वहां से आप लोन ले रहे हो तो आपको कोई भी टाइप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने होते, ना वो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे आपसे। लेकिन फॉर्मल में जाओगे तो वो क्या होता है, रजिस्टर्ड होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं बैंक वाले। सो हम वही स्टडी करेंगे। The various types of loan can be conveniently grouped as formal sector loan and informal sector loan. Among the former are loans from bank and cooperative. Formal में तो क्या होता है students, एकदम organized. So banks and cooperatives. The informal lenders includes money lender, employers, relatives, friends. आज आपको पैसे की जरूरत पड़ गई तो बैंक से लोन नहीं मिल सकता आपको, तो आप आपके फ्रेंड को फोन करते हो, अरे भाई मुझे ना 50,000 की जरूरत है या 5 लाख की जरूरत है, क्या तू अरेंज करके दे सकता है, तो वो आपको दे देगा। तो ये इनफॉर्मल की बात हुई। अब ये देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स ग्राफ दिख रहा है, सोर्सेज ऑफ क्रेडिट फॉर ₹1000 ऑफ रूरल हाउसहोल्ड्स इन इंडिया इन 2012। अब सोर्सेज है कि क्रेडिट कितने कितने क्रेडिट लेते हैं, दैट इज कोऑपरेटिव बैंक जो है वहां से 25% क्रेडिट लिया जाता है, कमर्शियल 25 है, मनी लेंडर से 33 है, लैंडलॉर्ड 1, रिलेटिव्स फ्रेंड्स से 8% एंड बाकी एजेंसीज से 2%। तो अभी कोऑपरेटिव स्टूडेंट्स रूल कर रहे हैं, पहले मनी लेंडर्स ज्यादा रूल करते थे, एंड अभी भी रूरल एरियाज की बात करेंगे तो मनी लेंडर 33% है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है, जो पीपल लोन लेते हैं इट इज फ्रॉम मनी लेंडर्स, लोगों के पास से। रूरल एरियाज में मनी लेंडर्स जो पावरफुल है उनसे ही पैसे लिए जाते हैं, एंड वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, दैट कम्स टू लाइक 25%, 30%। नाउ स्टूडेंट्स आरबीआई की बात करेंगे। फॉर्मल सेक्टर जो है उसे सुपरवाइज कौन करता है, आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई उसके फंक्शनिंग पे 100% ध्यान देता है। आज बैंक पता है, बैंक में ऑडिट होता है, सो दैट इज बिकॉज कि बैंक्स को क्या करना पड़ता है, सारे लोन एक्टिविटीज एंड एवरीथिंग सारा आरबीआई को सबमिट करना पड़ता है। तो आरबीआई क्या करती है, फॉर्मल सेक्टर के लोन को सुपरवाइज करती है। यहाँ पर इनफॉर्मल में आप देखोगे देयर इज नथिंग, देयर इज नो वन टू सुपरवाइज। आज आप मनी लेंडर से पैसा ले रहे हो तो उसने आपको रिसिप्ट नहीं दिया, कल उठ के वो बोल रहा है कि तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, तो कौन है सुपरवाइज करने वाला? So there is no one to supervise the functioning of bank. Sorry, functioning of your, you can say money lenders and this borrower. For instance, we have seen that bank maintain a minimum cash balance out of deposit they receive, that is 15%. The RBI monitors the bank in actually maintaining cash balance. Similarly, RBI sees that bank give loans not just to profit-making businesses and traders, but also to small cultivators, small scale industries. अब ये क्या ध्यान देता है आरबीआई कि सिर्फ बैंक जो है ना वो बड़े बड़े बिजनेसमैन ट्रेडर्स को पैसा ना दे, बट वो लोन किसको दे, कल्टीवेटर्स, स्मॉल बोरोवर्स को भी लोन दे। फिर बैंक को क्या करना पड़ता है, इंफॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ती है, कितने इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है, सब इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर जो है, इनफॉर्मल सेक्टर पे कोई सुपरविजन नहीं है, वो 15%, 20%, 30% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देना चाहते हैं मनी लेंडर देते हैं, कोई उन्हें स्टॉप नहीं कर सकता। फिर स्टूडेंट मनी लेंडर अगर कभी कोई बोरोवर नहीं पे कर पाता है तो मनी लेंडर अनफेयर मीन्स भी यूज करता है, जैसे कि गुंडे भेजता है उनके घर पे, खुद जाता है उन्हें धमकाने। लेकिन बैंक कभी आप यहाँ पर गुंडे नहीं भेज सकती घर पे, बिकॉज इट इज फॉर्मल। फिर स्टूडेंट सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे कि फॉर्मल सेक्टर में हम देखेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होता है, 10% होता है, मैक्सिमम 12 होता है।
लेकिन मनी लेंडर्स क्या करते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो आपका सेकेंड पॉइंट आप ऐसे याद रखोगे। फिर थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स आप क्या याद रखोगे कि यहाँ पर फॉर्मल में बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स डू नॉट यूज अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक, एंड यहाँ पर आप क्या लिखोगे, मनी लेंडर्स यूज अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। Higher cost of borrowing means a large part of earnings of the borrower is used to repay the loan. अब स्टूडेंट्स हाई रेट होगा इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट तो आपको पे करना ही है प्लस प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, 5 लाख का लोन लिया, 5 लाख पे आपको 15% इंटरेस्ट, तो आपको 15% इंटरेस्ट तो अलग से देना ही है हर मंथ, बट साथ में आपको 5 लाख भी देने हैं, तो ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा तो ज्यादा पैसा जाएगा आपका। तो बोरोवर्स के पास तो इनकम ही नहीं बचता खुद के लिए। In certain cases, the high interest rate for borrowing can mean that the amount to be repaid is greater than the income of borrower. So कभी-कभी students usually rural areas में money lender के केस में ही होता है, जहाँ पर villagers money lender से पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं and high rate of interest पे करते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि इतना rate of interest ज्यादा होता है कि जो borrower है उसका इनकम ही नहीं बचता, सारा पैसा जो भी वो कमाता है वो इंटरेस्ट भरने में ही चला जाता है। दिस कुड लीड टू इंक्रीजिंग डेप्ट, जैसे स्वप्ना का एग्जांपल देखा था हमने कि भाई डेप्ट बढ़ते गया एंड डेप्ट ट्रैप की सिचुएशन में बोल सकते हो अटक गए। ऑल्सो पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज बाय बोरोइंग मे नॉट डू सो बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो एंटरप्राइज दैट इज बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, बेचारे वो भी नहीं कर पाते। क्यों? बिकॉज हाई कॉस्ट होता है बहुत, दैट इज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इसलिए वो नहीं करते। इसीलिए स्टूडेंट्स यही सबसे बचने के लिए बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स सेटअप की गई थी रूरल एरियाज में, कि जो पीपल है वहां के वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ना ले एंड बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज से पैसे ले लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। This would lead to higher income and many people could then borrow cheaply for variety of needs. So students, low rate of interest रहेगा तो people जो है borrower वो भी अपना income बढ़ा सकते हैं and वो हर चीज के लिए लोन ले सकते हैं। Now they could grow crops, do business, set up small scale industries, etc. अब students low rate of interest है तो क्या होगा, कम पैसा भरना, कम पैसा भरने आएगा तो वो क्या कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। प्रॉफिट कमा सकते हैं तो वो क्या करेंगे, बिजनेस सेटअप करेंगे, ज्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप होगी यहाँ पर। दे कुड सेट अप न्यू इंडस्ट्रीज और ट्रेड इन गुड्स। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। इसलिए हम बोल सकते हैं कि क्रेडिट हमेशा क्या होना चाहिए, चीप होना चाहिए, मतलब लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होना चाहिए एंड अफोर्डेबल होना चाहिए, ताकि a person whether he lives in village or in urban area should get the right to develop themselves. तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, अफोर्डेबल क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि सारे वो क्रेडिट को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एंड अपना बिजनेस बढ़ा के अच्छा प्रॉफिट अर्न करें। एंड वो प्रॉफिट अर्न करेंगे तो इनडायरेक्टली कंट्री भी डेवलप होगी इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स, बिकॉज अगर आप कमा रहे हो बहुत अच्छा तो आप इनकम टैक्स भी भरोगे, सब कंट्री की डेवलपमेंट भी इसी से एसोसिएटेड है। So students, that was all for today's session. Thank you so much. If you like the video, आप उसे लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।